राजद के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे जगदानंद सिंह। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, 21 दिसंबर को राजद के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होगा। फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनने के सवाल पर बोले जगदा बाबू। शरीर थक चुका है लेकिन मेरा मन नहीं थका है। जगदानंद सिंह ने कहा कि पहले 12 घंटे लेकिन अब मैं 6 घंटे ही काम कर पाता हूं। उन्होंने कहा है कि ना तो कभी मैंने कमान मांगा है, ना ही मैं कभी कमान से भागा हूं। प्रदेश अध्यक्ष की रेस में उदय नारायण चौधरी का नाम भी बहुत तेजी से सामने आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 21 सितंबर को राजद के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होगा। प्रदेश अध्यक्ष बनने के सवाल पर बोले जगदा बाबू। शरीर थक चुका है लेकिन मेरा मन नहीं थका है। उन्होंने कहा कि पहले 12 घंटे लेकिन अब मैं 10 घंटे ही काम कर 6 घंटे ही काम कर पाता हूं। मेरा भी रिटायरमेंट पीरियड आ चुका है। तो जगदानंद सिंह पर राजद को या फिर यूं कहे लालू यादव को, लालू यादव जो राजद के सुप्रीमो हैं, उन्हें बहुत विश्वास है, करीबी है लालू प्रसाद यादव के। लेकिन जगदानंद सिंह का यह कहना है कि मैं थक चुका हूं, मन से नहीं थका हूं पर शरीर से थक चुका हूं। इसका काम है कि वो इसको इस कार्य का भार देंगे। मैं तो महीनों से कह रहा हूँ कि मेरा मन नहीं थका लेकिन शरीर तो थका हुआ है। मैं जितना काम करता था कभी 12 घंटे, यहाँ आकर के भी शुरू में 8 घंटे में काम करता था। अब वो 8 घंटा 7 घंटा हो गया है, 6 घंटा हो गया है। और 6 घंटा लगातार बैठना, लोग कहते हैं कि अपनी उम्र को घटाना है, तो उम्र भी पर अधिकार है पार्टी का। मैं उसमें भाग नहीं रहा हूँ, लेकिन हर आदमी का एक रिटायरमेंट का एज होता है। लेकिन पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीडरशिप के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है राष्ट्रीय अध्यक्ष की, उनके सभी साथियों का काम है कि उनकी बात को सुने, माने, और जब तक लोगों में थोड़ी भी सामर्थ्य बची है तब तक काम करें। तो मैंने अपनी बात कह दी। आज से नहीं, मुझे लगता है कि महीनों से कह रहे हैं। कमान अभी देखो यहीं पर सवाल दूसरा उठता है, न मैंने कभी कमान मांगा और न मैं किसी कमान से भागता हूँ। तो चलिए सुना आपने, जगदानंद सिंह राजद के वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन ये खबरें सामने आ रही हैं कि दोबारा भी उन्हें मौका मिल सकता है। क्यों मौका मिल सकता है, ये बड़ा सवाल है और इस सवाल पे हम बातचीत करेंगे। इस सवाल के बारे में पूरी कह सकते हैं कि जानकारी लेंगे। हमारे साथ डीटीवी भारत के संपादक राजेश कुमार जुड़े हैं इस सवाल पर पूरी जानकारी के साथ। राजेश जी, सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे कि जगदानंद सिंह को एक बार फिर से मौका मिल सकता है, लालू यादव एक बार फिर से उन्हें यह जिम्मेदारी दे सकते हैं, क्यों आखिर? देखिए शर्मिला, जगदानंद सिंह लालू प्रसाद के साथ दोनों लोग एक साथ दोनों लोगों ने राजनीति की है। और जगदानंद सिंह का अगर राजनीतिक कैरियर आप देखेंगे तो बड़े ही अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं और कोई भी कार्य बड़े ही तन्मयता से करते हैं, चाहे वो विधायक रहे हों, मंत्री रहे हों, सांसद रहे हों। उनके कार्य करने की शैली को लेकर कहीं पर कोई सवाल आज तक नहीं उठा है। और जब प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बनाया गया तो देखिए आरजेडी को लेकर लोगों के जहन में ये है कि उनके कार्यकर्ता, उनके नेता अनडिसिप्लिन होते हैं, लेकिन डिसिप्लिन का जो पाठ है तो जगदानंद सिंह ने लोगों को पढ़ाया और आरजेडी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को कैसे एक व्यवस्थित तरीके से एक राजनीति करनी है, इस बात को उन्होंने अच्छी तरह से बताया। उस दौर में बताया जब आरजेडी के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा था।
वैसे स्थिति में अभी सरकार में आरजेडी है और इस हालात को देखते हुए देखिए अभी एक और बड़ी चुनौती है। जब आप विपक्ष में होते हैं तो आपकी जिम्मेवारी कुछ और होती है और सत्ता में जब होते हैं तो जिम्मेवारी कुछ और होती है। तो अभी आरजेडी के पास एक दूसरे तरह की और नई जिम्मेवारी है। आरजेडी के पास एक कल भी हम लोगों ने एक खबर दिखाया था कि जिस तरह से सीबीआई ने तेजस्वी पर शिकंजा कसा है, अगर स्थिति बिगड़ी या यूं कह लें तेजस्वी यादव अगर जेल गए, वैसे स्थिति में और भी कठिन परिस्थिति पैदा हो जाएगी आरजेडी के समक्ष। वैसे स्थिति में लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि एक बार फिर जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को संभालें। हालांकि जगदानंद सिंह ने कहा है कि उम्र मेरी काफी हो गई है, अब हालांकि वो मन से थके हुए नहीं है, कहते हैं कि हम काम करना चाहते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से वो अब उतना काम नहीं कर पा रहे हैं। पहले 12 घंटा 13 घंटा काम किया करते थे, आज वो कह रहे हैं कि 6 घंटे भी हम काम कर तो क्या जगदानंद सिंह को जब ये जिम्मेदारी दोबारा दी जाएगी तो वो इनकार कर सकते हैं? जो बयान सामने आया उससे तो यही लग रहा है कि जगदानंद सिंह फिलहाल शारीरिक रूप से थक चुके हैं और ये बार बार वो कहते नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि बैठक में भी मैंने अपनी बातों को रखा है। तो क्या दोबारा ये बड़ी जिम्मेदारी लेंगे जगदानंद सिंह? क्या संभावनाएं लग रही हैं राजेश जी? शर्मिला, उसमें ये है, ठीक है, ये कह तो रहे हैं कि हम फिलहाल अब प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी नहीं संभालना चाहते हैं, किसी दूसरे को दे दीजिए, शारीरिक रूप से हम उतना सक्षम नहीं हैं। लेकिन सच्चाई आपको ये भी बता दें कि लालू प्रसाद यादव का प्रेशर है, दबाव है, वो लगातार कह रहे हैं कि जगदा बाबू आप ही प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभालिए, क्योंकि इस वक्त और भी देखिए अब हमने पहले भी आपको कहा कि जब सत्ता में हैं तो सत्ता का नशा जो है बड़ा ही बुरा भी होता है। वैसे स्थिति में अपने तमाम कार्यकर्ताओं को व्यवस्थित और संयमित रखने के लिए, अनुशासन में रखने के लिए एक ऐसे प्रदेश अध्यक्ष की जरूरत है जो तमाम कार्यकर्ताओं को एक माला में पिरो कर रखे और अनुशासित तरीके से चला सके। वैसे स्थिति में लालू प्रसाद का दबाव ज्यादा है और मुझे लगता है कि लालू प्रसाद की बात को वो दरकिनार नहीं करेंगे। 21 तारीख को फैसला आ जाएगा और 21 तारीख को मुझे लगता है प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव का ऐलान हो ही जाना है। तो वैसे स्थिति में जो खबरें हैं ये इनकार जरूर कर रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद लगातार उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को और आगे ले जाना है और 24 का चुनाव है। वैसे स्थिति में आपकी बेहद जरूरत है। मुझे लगता है कि लालू प्रसाद अगर और ज्यादा दबाव बनाए तो जगदानंद सिंह को ही कंटिन्यू किया जा सकता है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष। राजेश जी, एक और खबर सामने आ रही है। चलिए, जगदानंद सिंह की बात हो गई, लेकिन यदि जगदानंद सिंह नहीं बनते हैं, क्योंकि अभी 21 सितंबर आने में वक्त है और नामों का ऐलान उस दिन ही होगा, लेकिन रेस में और भी कई नेता शामिल हैं, ये तो संभावनाएं हैं, लेकिन रेस में ये जो दौर है प्रदेश अध्यक्ष का, उस रेस में कई नाम सामने आ रहे हैं। कौन कौन से नाम हैं और इस पर लालू यादव मुहर अगर लगा सकते हैं तो क्यों लगा सकते हैं? देखिए, 2 नाम काफी चर्चा में है। एक तो अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं, काफी पुराने लीडर हैं और अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, जो कि आरजेडी का वोट बैंक भी रहा है। दूसरा एक बड़ा नाम है उदय नारायण चौधरी का, जो दलित समाज से आते हैं और वो भी वरिष्ठ लीडर हैं और विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और लालू प्रसाद के काफी करीबी, दोनों लोग काफी करीबी हैं। लेकिन 24 और 25 के चुनाव को देखते हुए आप कितने करीब हैं वो मायने नहीं रखता। सबसे जरूरी ये रखता है कि क्या वोट बैंक के आधार पर आप कितना ज्यादा वोट को अपनी पार्टी में कन्वर्ट करा दें, ये महत्वपूर्ण होता है। तो इस मामले में 2 जो अहम नाम हैं वो सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, एक अब्दुल बारी सिद्दीकी और दूसरा उदय नारायण चौधरी। अब दोनों में से अगर किसी को भी, अगर जगदानंद सिंह पूरी तरह से इनकार कर दें कि अब हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो लालू प्रसाद के पास 2 बड़े नाम हैं। हालांकि 1-2 नाम और भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा संभावना इन दोनों नामों पर हो सकता है। मुझे लगता है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को लालू प्रसाद यादव लालू प्रसाद यादव उन्हें जिम्मेवारी दे सकते हैं अगर जगदानंद सिंह आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं तो, क्योंकि अल्पसंख्यक वोट बैंक बिहार में बहुत मायने रखता है। दूसरा एक और बड़ा कारण हम बता रहे हैं वो ये है कि महागठबंधन में अल्पसंख्यक वोट बैंक पर नीतीश कुमार की भी नजर है, कांग्रेस की भी नजर है, लेफ्ट की भी नजर है, या जो भी अन्य पार्टियां हैं जो सेकुलर अपने आप को कहती है, उन तमाम पार्टियों की नजर अल्पसंख्यक वोट बैंक पर है। तो मुझे नहीं लगता है कि लालू प्रसाद यादव अल्पसंख्यक वोट बैंक का बिखराव
करेंगे या फिर उनका जो अब तक टेलवाइज समीकरण रहा है उसे बिखरने देंगे। तो वैसी स्थिति में अब्दुल बारी सिद्दीकी की दावेदारी प्रबल है और मुझे लगता है कि अगर जगदानंद सिंह कमान नहीं संभालेंगे तो अब्दुल बारी सिद्दीकी की पहली प्राथमिकता होगी लालू प्रसाद उनको बैठाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष के लिए। और इस आधार पर हालांकि दलित वोट बैंक से अच्छा खासा है, लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम वोट बैंक पर लालू प्रसाद की ज्यादा नजर है। वैसी स्थिति में अब्दुल बारी सिद्दीकी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। शर्मिला, चलिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है क्योंकि नजरें अब 21 दिसंबर या 21 सितंबर माफ कीजिएगा, यानी कि 21 सितंबर को राजद के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होने वाला है। कौन होगा राजद का नया प्रदेश अध्यक्ष, सबकी नजर इस पर है और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि लालू प्रसाद यादव राजद के सुप्रीमो वो भी बहुत एक्टिव मोड में है। बीते दिनों भी उन्होंने एक अहम बैठक की थी, संगठनात्मक जो चुनाव हो रहे हैं उस पर उन्होंने मंथन किया था, चर्चाएं की थी। 9 और 10 अक्टूबर को एक अहम बैठक होने वाली है दिल्ली में, एक तो जंतर मंतर में होने वाली है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, उस पर भी नजर रहने वाली है सबकी। लेकिन लालू यादव एक्टिव हैं और राजद के प्रदेश अध्यक्ष का, नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होने वाला है, तो सभी की नजरें फिलहाल आरजेडी पर टिकी हुई हैं। तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी। तो राजद पर फिलहाल सबकी नजर इसलिए टिकी हुई है क्योंकि कई चुनाव हो रहे हैं, संगठनात्मक चुनाव हो रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है और ऐसे में एक अहम बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली के जंतर मंतर पे है। उसके बाद 10 अक्टूबर को खुला अधिवेशन भी है। तो राजद बहुत एक्टिव है, लगातार अपने संगठन को मजबूत करने पर जोर दे रहा है और जोर इसलिए भी है क्योंकि लालू यादव अभी धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं, तो उनका भी पूरा ध्यान अभी अपनी पार्टी को और मजबूत करने पर लगा हुआ है। चलिए, अब वक्त हो चला है इस वक्त की दूसरी खबर का। एक और जहां राजद को मजबूत करने पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है, तो दूसरी ओर नीतीश कुमार जो कि जेडीयू के संरक्षक बताए जा रहे हैं, उन्हें लगातार भाजपा घेर रही है। बड़ी खबर आपको नीतीश कुमार को लेकर बताते हैं। बीजेपी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को लेकर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डर लगता है। उत्तर प्रदेश के रास्ते दिल्ली जाने की तैयारी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जुटे हुए हैं, लेकिन भाजपा का कहना है कि यदि आप उत्तर प्रदेश में आएंगे तो आपको भाजपा नहीं छोड़ेगी, आपको हम नहीं छोड़ेंगे, आपके जमानत को जब्त करवा लेंगे, यानी कि चुनाव चिन्ह जो है उनका वो जब्त हो जाएगा। बता दें कि लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं। जैसे ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बयान दिया है, उस बयान में इशारों में ये सामने आ रहा है, इशारों में उन्होंने ये कह दिया है कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से अपने सियासी किस्मत को आजमा सकते हैं, मिर्जापुर या फिर फूलपुर से वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का समर्थन भी इस बयान पर आया है, लेकिन भाजपा कतई समर्थन करने के मूड में नहीं है। भाजपा का कहना है कि बिहार में तो आप नहीं टिक पाए, नालंदा जो कि आपका गृह जिला है वहां तो आप नहीं टिक पाए, तो फिर आप उत्तर प्रदेश में क्या टिकिएगा? वहां पे तो आधे से ज्यादा सीट जो है वो भाजपा के कब्जे में है। तो फूलपुर से खबर सामने आ रही है कि लोकसभा का जो चुनाव है वो नीतीश कुमार फूलपुर से लड़ सकते हैं। फूलपुर के बारे में जरा बता देते हैं कि जो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री का संसदीय सीट है, वहां पे संसदीय क्षेत्र है जो, वहां से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर यह क्षेत्र है फूलपुर, और वहां पर नीतीश कुमार चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। और ये सामने आ रही है खबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधी टक्कर देने के मूड में है, लेकिन भाजपा ने इससे पहले कि वो किसी परिणाम तक पहुंचे, भाजपा ने उन्हें ललकार दिया है। बिहार में इतने डर गए हैं कि अब यूपी से चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं। उनको पता है कि बिहार के अंदर 2 सीट भी जितना उनके लिए मुश्किल होगा, तो उनके सहयोगियों ने उनको सुझाव दिया है या अखिलेश यादव ने उनको आमंत्रित किया है फूलपुर से लड़ने के लिए। तो चाहे फूलपुर लड़े, उनकी जमानत भी नहीं बचेगी, वो चाहे फूलपुर हो या मिर्जापुर हो। अभी तो हाल ही में आजमगढ़ का चुनाव हुआ था लोकसभा का, या रामपुर का, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता, दोनों जगह समाजवादी पार्टी का सफाया हो गया और बीजेपी चुनाव जीत गई। और इतना ही नहीं, तो पिछले लोकसभा चुनाव में
बुआ और बबुआ की जोड़ी को बहुत प्रचारित किया गया। मायावती और अखिलेश यादव, क्या हश्र हुआ, बीजेपी 64 सीटें जीत गई थी और उसके पहले अखिलेश यादव ने हाथ मिलाया था कांग्रेस के साथ और नारा लगा था यूपी को ये जोड़ी पसंद है। क्या हुआ उस जोड़ी का? कांग्रेस का क्या हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर? तो नीतीश जी, आप हिंदुस्तान में जहाँ से चुनाव लड़ना चाहें आप लड़िए चुनाव, बीजेपी आपको छोड़ेगी नहीं। जिन लोगों ने बीजेपी के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है, आप जहाँ से भी चुनाव लड़े आपकी जमानत बचेगी नहीं, आपकी जमानत जब्त कराएंगे। भाजपा आपको उत्तर प्रदेश में नहीं छोड़ेगी, सुशील मोदी ने तो कह दिया। लेकिन बिहार में भाजपा लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेर रही है। भाजपा के एक और बड़े फायरब्रांड नेता है, केंद्रीय मंत्री हैं, बेगूसराय से सांसद है गिरिराज सिंह। उन्होंने भी एक बड़ा गंभीर आरोप नीतीश कुमार पर लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमान और हिंदू करके वो बिहार के वातावरण को खराब कर रहे हैं और बिहार को पतन की ओर लेकर जा रहे हैं। क्या कहा है, जरा गिरिराज सिंह के इस बयान को भी सुनिए। नीतीश बाबू की सरकार महत्वाकांक्षा के कारण बिहार को पतन की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा कि सरकार बनने के बाद पिरबहौर थाने में जो आरजेडी के पूर्व मंत्री थे, उन्होंने जिस ढंग से थाने से अपराधियों को छुड़ाया, ये बताता है गिरती हुई साख सरकार की। आपने देखा कि इस सरकार के अंदर जिस ढंग से पूर्वांचल में 500 स्कूलों में मजहबी छुट्टी, शुक्रवार को छुट्टी, यानी सत्ता के लिए बिहार को एक तरह से हिंदू मुस्लिम की ओर ये सरकार बांटने की कोशिश कर रहा है। मुसलमानों को इतना प्रश्रय देने का काम कर रहे हैं कि पूर्वांचल में सरकार के संरक्षण से आतंक का वातावरण हो रहा है। ये सरकार विकास के बदले अभी जो घटना घटी बेगूसराय में, कहाँ गई थी पुलिस? अपने भाजपा लगातार घेर रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। तो बता दें कि बड़ी खबर लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनाव लड़ने की खबर सामने आई है और ये खबर भी सामने आ रही है कि नीतीश कुमार फूलपुर से या फिर मिर्जापुर से चुनाव लड़ सकते हैं। सुशील कुमार मोदी ने क्या कहा ये आपने सुना। और अब जेडीयू के एक और फायरब्रांड नेता कहे जाते हैं मनोज लाल दास मनु, उनसे बातचीत करते हैं। फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़े हैं मनोज लाल दास जी। मनोज जी, सुशील मोदी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश जाएंगे तो भाजपा आपको नहीं छोड़ेगी, नीतीश कुमार को कहा है। सुशील मोदी जी पर न पार्टी विश्वास करती है न क्षेत्र की जनता विश्वास करती है। ये वही सुशील मोदी है जब पटिया में पहले में लोग जुड़े थे तो यहाँ पे कहीं पर भागित थे। इसलिए सुशील मोदी जी क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं इसका कोई असर नहीं है। सुशील मोदी जी उन पर बोलेंगे तो उनको केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा, तो इसलिए ये बोल रहे हैं। ये जब बिहार की जनता के ऊपर जब जब संकट आता है, पटना की यही जनता जब पूरी जुटी हुई थी चुनावी में से, तो इनके बातों को जब भाजपा के नेता कोई ध्यान देता है और बिहार की जनता को चलिए एक और बात कही है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डर गए हैं, तभी तो वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। क्यों उत्तर प्रदेश में लड़ना चाहते हैं? जब नालंदा उनका गृह जिला है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो यूपी में क्यों जाना चाहते हैं? डर गए हैं वो। देखिए, राज्य के बाहर हमेशा दूसरे प्रदेश के लोग चुनाव होते हैं। हम लोग भी बिहार में कई बाहर के लोगों को जिताकर भेजने का काम किया है, चुनाव लड़े हैं। और ये चुनाव नीतीश कुमार जी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े हैं, ये खुल के इनका आवाज पेपरा खुल गया है। अब इनको लग रहा है कि कहीं नीतीश कुमार जी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं तो ये रास्ता वो वहां मौसम जाता है, तो उनको पता क्यों है। अरे भाई, कोई नेता कहीं के चुनाव लिए नरेंद्र मोदी जी बगड़े से मोदी से कहाँ दिक्कत इतना हर काम किया था उस समय, तो इनको भी अपने कहीं दूसरे ही चुनाव लड़ना है, यहाँ पर चुनाव लड़ा जाता है। और इस विषय पर तो चलने की क्या जरूरत है? अभी तो कोई हम नहीं किया अगर लड़े में भी तो बीजेपी को
ये हमको समझ में नहीं आता है। चलिए, बिल्कुल मनोज लाल जी, और लगातार जिस तरह से बीजेपी हमलावर है नीतीश कुमार पर, एक और बयान गिरिराज सिंह का सामने। गिरिराज सिंह ने कहा है कि मजहब के नाम पर बिहार को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस बयान के मायने जरा समझाइए। उन्होंने कहा है कि मुसलमान और हिंदू कर रहे हैं और बिहार को पतन की ओर लेकर जा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। क्या कहेंगे अब आप? देखिए, अब गिरिराज सिंह ये सब ढिल्ला फेंक लेता तो उनकी बातों को क्या करना है? मजहब को आपस में लड़ा कर राजनीति कर लो। इनको हर बात में हिंदू और मुस्लिम नजर आता है, और इनको ये नहीं नजर आता कि ऐसे हिंदू को बेटी को मुसलमान बना कर पहलवा भूखे अपने घर में रहते हैं। इनको नजर पारिवारिक निजी जीवन पे नहीं जाते हैं मनोज लाल जी, वो निजी टिप्पणी नहीं करते हैं। गिरिराज सिंह ने निजी टिप्पणी नहीं किया है मनोज लाल जी, अभी निजी टिप्पणी नहीं करे जी। दूसरे समाज के लोग, दूसरे गरीब लोग जब करते हैं उसके बाद में गिरिराज सिंह का काम है भोपू सिंह, उनका बोलने का काम है नहीं लगातार बोलते रहे। 2015 में भी बोलते थे, कहाँ काट पर रख के चले गए थे। इसलिए ऐसे बातों को हमको देखना है, सरकार को ध्यान में रखना है और केंद्र में पूरे विपक्ष को एकजुट करना है। और वो सब जो हमें मुदान करते हैं वहाँ लोग, उन लोगों के बातें पर हमको ध्यान ही नहीं देना। चलिए, ठीक है। मनोज लाल दास मनु हमारे साथ जुड़े हुए थे। गिरिराज सिंह और बीजेपी के जितने भी नेता हैं जो इस तरह के बयान देते हैं, उनके बात को ध्यान नहीं देना है। वो इसी तरह के बयान देते हैं, इसी तरह की बयानबाजी करते हैं और अपनी राजनीति का रोटी जो है वो सेकते हैं, ऐसा कहना है जेडीयू के नेता का। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की खबर जब से आई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, तब से बिहार में सियासत चरम पर है। लगातार 9 अगस्त के बाद से वैसे ही सियासत हो रही है और कई ऐसे मुद्दे मिल जा रहे हैं भाजपा को जिसकी वजह से सियासत और ज्यादा बढ़ जा रही है। और बिहार की सियासी सरगर्मी बहुत ज्यादा इसलिए भी तेज है क्योंकि भाजपा का कहना है कि जब नालंदा उनका गृह जिला हुआ करता है तो फिर नालंदा में चुनाव लड़ने से क्यों डरते हैं नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश का रास्ता क्यों अपनाना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार का कहना है कि 2024 में चाहे हम कुछ भी करें, एनडीए को आउट करना, भाजपा को आउट करना, यही उनका एकमात्र लक्ष्य है। चलिए, एक बार फिर से वो बयान जो सुशील मोदी का है, जो उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर कहा है, जो उन्होंने नीतीश कुमार के फूलपुर और मिर्जापुर के चुनाव लड़ने को लेकर कहा है, सुनिए जरा। बिहार में इतने डर गए हैं कि अब यूपी से चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं। उनको पता है कि बिहार के अंदर 2 सीट भी जितना उनके लिए मुश्किल होगा। तो उनके सहयोगियों ने उनको सुझाव दिया है, या अखिलेश यादव ने उनको आमंत्रित किया है फूलपुर से लड़ने के लिए। तो चाहे फूलपुर लड़े, उनकी जमानत भी नहीं बचेगी, वो चाहे फूलपुर हो या मिर्जापुर हो। अभी तो हाल ही में आजमगढ़ का चुनाव हुआ था लोकसभा का, या रामपुर का, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। दोनों जगह समाजवादी पार्टी का सफाया हो गया और बीजेपी चुनाव जीत गई। और इतना ही नहीं, तो पिछले लोकसभा चुनाव में बुआ और बबुआ की जोड़ी को बहुत प्रचारित किया गया, मायावती और अखिलेश यादव। क्या असर हुआ? बीजेपी 64 सीटें जीत गई थी। और उसके पहले अखिलेश यादव ने हाथ मिलाया था कांग्रेस के साथ और नारा लगा था यूपी को ये जोड़ी पसंद है। क्या हुआ उस जोड़ी का? कांग्रेस का क्या हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर? तो नीतीश जी, आप हिंदुस्तान में जहाँ से चुनाव लड़ना चाहें आप लड़िए चुनाव, बीजेपी आपको छोड़ेगी नहीं। जिन लोगों ने बीजेपी के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है, आप जहाँ से भी चुनाव लड़े आपकी जमानत बचेगी नहीं, आपकी जमानत जब्त कराएंगे। खेल नीतीश बाबू की सरकार महत्वाकांक्षा के कारण बिहार को पतन की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा कि सरकार बनने के बाद पीरबहोर थाने में जो आरजेडी के पूर्व मंत्री थे, उन्होंने जिस ढंग से थाने से अपराधियों को छुड़ाया, ये बताता है गिरती हुई साख सरकार की। आपने देखा कि इस सरकार के अंदर जिस ढंग से पूर्वांचल में 500 स्कूलों में मजहबी छुट्टी, शुक्रवार को छुट्टी, यानी सत्ता के लिए बिहार को एक तरह से हिंदू मुस्लिम की ओर
ये सरकार बांटने की कोशिश कर रहा है, मुसलमानों को इतना प्रश्रय देने का काम कर रहे हैं कि पूर्वांचल में सरकार के संरक्षण से आतंक का वातावरण हो रहा है। ये सरकार विकास के बदले अभी जो घटना घटी बेगूसराय में, कहाँ गई थी पुलिस? तो भाजपा बिहार में भी हमलावर है और ललकार भी दिया है कि यूपी में भी हमलावर रहेगी, यूपी में तो छोड़ेगी ही नहीं, क्योंकि यूपी में तो भाजपा की सरकार है। ऐसे में नीतीश कुमार इस बड़ी चुनौती को किस तरह से स्वीकार करते हैं, 2024 के लिए किस तरह से रणनीति बनाते हैं नीतीश कुमार ताकि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सके, ये देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल वक्त है और इस वक्त को किस तरह से भुनाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बड़ी खबरों के सफर में हमें दे इजाजत और आप देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।